नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को दी बधाई। सीएम ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल की सराहना। उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा, प्रदेश में बड़ी टेस्टिंग क्षमता, सरकार लगातार प्रवासियों को लाने में जुटी। 1 जून से सचिवालय और विस में आएंगे 50% कर्मचारी। समूह का व खा के अधिकारियों की उपस्थिति 100% रहेगी। दोनों कार्यालयों का समय बढ़ा। उत्तराखंड में मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव। देहरादून के 7 और टिहरी के 4 लोग कोरोना संक्रमित। कुल मरीजों की संख्या हुई 727। केदारनाथ धाम में 12 डिग्री तापमान में कार्य कर रहे हैं मजदूर। बारिश होने से पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है प्रभावित। धाम में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर चल रहा है कार्य। और टिड्डियों ने उत्तराखंड का किया रोक। टिड्डियों को लेकर कृषि विभाग सतर्क। किसानों को टिड्डियों का सता रहा है डर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक रहेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने से पहले लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दे दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथे चरण का यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 8 जून से सभी राज्यों में शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। थिएटर, पब, बार और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन भी 30 जून तक बंद रहेंगे। फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है। तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उसके आधार पर हम सभी राज्यों को उसकी स्टडी करते हुए अपने राज्यों में लागू करना है। सरकार ने शर्तों के साथ धीरे धीरे कई चीजों में छूट देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के मुकाबले सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने का कहना है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 727 हो गई है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस के
617 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की तादाद को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। पूरे प्रदेश में 31 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल की जांच कर रही है। प्रकार से 727 केसेस इस समय हमारे पास इस राज्य में पॉजिटिव हो चुके हैं और इस समय जो हमारे पास जो सूचना है, डबलिंग रेट जो अभी 3 दिन 4 दिन पहले 4 से भी कम था, 3.99% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी लोगों का सिलसिला जारी है। प्रदेश में आने के लिए 2,62,000 प्रवासी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जबकि 1,81,000 लोग प्रदेश में आ चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में आने वाले लोगों के लिए बस और ट्रेन का इंतजाम कर रही है, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो पाए। स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर भारत सरकार से भी वार्ता करके, समन्वय स्थापित करके वहाँ पर एडिशनल 200 सैंपल्स के जांच करने की सहमति उनसे प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही हम लोकल कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वो पिछले कुछ सप्ताह से इसमें लगे हुए थे और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी सप्ताह में वहाँ भी सैंपल टेस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुक्तेश्वर, उनकी भी तैयारी काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है और अन्य अस्पतालों के साथ भी जो हमारी बातचीत हुई है, तो सभी लोग इस राष्ट्रीय जो एक एफर्ट है जिसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो हमारा टेस्टिंग 1 से लेकर 1,000 तक बढ़ी है और ये फर्दर और तेज़ी से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। जो निवासियों को वापस आने का प्रश्न है, 2,62,000 से अधिक लोगों ने हमसे हमारे वेब पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया था और 1,81,000 लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, जो सूचना हमारे पास है। और इनमें मुख्य रूप से दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में 67,000 लोग दिल्ली से आए हैं। उत्तर प्रदेश से 28,000 से अधिक लोग आए हैं। हरियाणा से 25,000 से अधिक लोग आए हैं। महाराष्ट्र से लगभग 13,500 लोग आए हैं। चंडीगढ़ और पंजाब दोनों मिलाकर लगभग 20,000 लोग आए हैं। राजस्थान से 9,352 लोग आए हैं। गुजरात से 8,000 लोग आए हैं। कर्नाटका से लगभग 6,000 लोग आए हैं और अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, जिनकी संख्या अन्य राज्यों की वो भी 4,500 से अधिक है। तो हमने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों को लाने का प्रयास किया है और 19 ट्रेनें चलाई थी, बहुत बड़ी संख्या में बसें चलाई हैं, प्राइवेट वाहनों से भी लोग आए हैं। ऊधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से टिड्डियों से बचाने के उपाय और जागरूक किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी अब उत्तराखंड की ओर रुख कर सकता है। इसी को लेकर कृषि विभाग भी अलर्ट पर है। फूड बाउल क्षेत्र ऊधम सिंह नगर में भी किसानों को टिड्डी का डर सता रहा है। उनका कहना है, पहले मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और अब अगर टिड्डी जिले में दस्तक देता है तो किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। अब इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से बचने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किसानों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिनके पास ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके। ग्राम स्तर पर कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
पंचायत स्तर पर कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी को तैनात किया गया है। काशीपुर और रुद्रपुर में मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जिले का कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपने सावधानी बरतें। और साथ ही जो छिड़काव है दवाइयों का, इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सरकार को निःशुल्क किसानों को देना चाहिए कि अगर टिड्डी का प्रकोप आए तो किसान के ऊपर इसका असर ना पड़े, किसान छिड़काव भी करे। और उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो किस तरीके से मांग करते हैं प्रशासन से? अब इन्हें सरकार संयोग करे, कुछ दे किसानों को कुछ सहायता, तो तभी कुछ होगा। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने बताया है कि टिड्डी के हमले से बचने के लिए जिले में संपूर्ण तैयारी कर ली गई। हमारा जो कृषि संपूर्ण अधिकारी का कार्यालय है काशीपुर में और रुद्रपुर में, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नजर आती है, तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकने पर अपना इसका कंपनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपनियों को ऑफर भी हैं, तो ये दवाइयाँ भी हमारे यहाँ पर में अच्छी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक। अब देखना होगा कि टिड्डियों के हमले से उत्तराखंड के किसान कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं और अगर ऊधम सिंह नगर जिले में टिड्डी का हमला होता है तो कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां कितनी कारगर साबित होंगी। रुद्रपुर से के न्यूज़ के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। केंद्र में मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 1 वर्ष की सफलता ने नरेंद्र भाई मोदी को विश्व नेता के रूप में साबित किया है। इस 1 वर्ष में वर्षों पुरानी मांग ये कहें कि देश की आजादी के बाद से ही जो कहीं ना कहीं देश की आत्मा को झंझोड़ रही थी, धारा 370, उसको समाप्त करना, 3 तलाक से देश को मुक्ति दिलाना, सैकड़ों साल से चल रही राम मंदिर निर्माण के लिए जंग, उसको समाप्त करना और किसी तरह का कोई तनाव देश में न होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सफलता का एक पेशगी है। और वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ एक सफल रणनीति के तहत देश में लाखों लोगों के जीवन को बचाना, अभी 4 वर्ष और ये सेकंड जो रिजम चल रहा है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे विश्व मंच पर भारत को एक अलग पहचान दिलाने में हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी निश्चित रूप से सफल होंगे। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी जिलाधिकारी से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी हासिल करी। साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करी गई है। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर उचित निर्देश दिए गए हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत नैनीताल पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाइयां दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने केंद्र सरकार की 1 साल की जन कल्याणकारी उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने देश को जनता हित में काम करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने, 3 तलाक, आम आदमी को टैक्स में राहत और छोटे एवं लघु व्यवसायियों को राहत पहुंचाने के साथ ही हर घर में नल व जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। तो वहीं लाखों गरीब परिवारों को उज्ज्वल गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मोदी आज 1 साल पूरा हुआ है। मोदी जी के इस साल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, संकल्प पत्र को बहुत ठीक ढंग से 2 लोग 20-25 लोगों के 20-25 परिवारों तक जाएंगे और उस संकल्प पत्र को पहुंचाएंगे। इस 1 वर्ष में ऐतिहासिक काम हुए, जैसे 370 धारा 35 से हटाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का मामला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रवासियों और अप्रवासियों के लिए सरकारी दुग्ध संघ द्वारा दी जा रही योजना के लाभ के लिए नीति के तहत अब लोगों को रोजगार देने की बात कही गई। उधम सिंह नगर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह रौतेला ने के न्यूज से खास बातचीत करी है कि सरल अमूल की तर्ज पर आंचल दुग्ध के पार्लर शुरू किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन भी स्वरोजगार के तहत अच्छी सब्सिडी पर ऋण देने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा स्वरोजगार योजना को लेकर जहां लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सीमांचल खटीमा की अगर बात करें तो आंचल दुग्ध डेयरी में मेरे साथ यहां उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह रौतेला जी। इन्होंने भी कुछ योजनाओं में क्या कहते हैं गठन किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमने जो NCDC के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के रोजगार योजना के तहत करीब 50 मिल्क पार्लर और जिसमें से 38 हमने चयनित कर लिए हैं, जिसमें 20% सब्सिडी है, अनुदान की राशि है। इसके अलावा हमारे पशु ऋण में हमने 50 पशुओं की ऋण की योजना, 5 पशुओं की ऋण की अलग यूनिट और 3 पशुओं की ऋण की अलग यूनिट, 3 यूनिटें हमारे वहाँ इसके तहत योजना के तहत लागू की गई, क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें कि ये 25% सब्सिडी पे ये तीनों अनुदान पे हैं। मेरे साथ जिले के उधम सिंह नगर जिले के अर्जुन सिंह रौतेला अध्यक्ष हैं दुग्ध डेयरी संघ के। इनका साफ तौर पे कहना है कि स्वरोजगार योजना के तहत जो योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं उनको लाभान्वित जल्द किया जाएगा, प्रवासियों को अप्रवासियों को भी। सोमवार गुप्ता के न्यूज खटीमा। उत्तराखंड में राज्य सरकार का सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का बाजार खुलने का फरमान सुनने पर व्यापारियों में असमंजस तो है, लेकिन कहीं न कहीं चेहरे पर खुशी भी है। शायद अब दुकानदारी में फर्क पड़ सकेगा, क्योंकि लगातार राजधानी समेत कई जिलों में टेम्परेचर बढ़ने से ग्राहकों में खरीदारी को लेकर कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब देर शाम तक अगर बाजार खुलता है तो ग्राहक भी खरीदारी आसानी से कर पाएंगे, जिसको लेकर कई व्यापारी खुश भी हैं और कई लोग राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। वहीं व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि बाजार खुलने का वक्त शाम 4 बजे तक ही रहना चाहिए। इसके लिए व्यापार मंडल ने डीएम से भी मुलाकात करी है। जी देखिए क्या हुआ, जब परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय आया कि बाजार शाम को 7 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे, तो क्या हुआ, लगातार बाजारों का व्यापारियों का सोशल मीडिया के माध्यम से और ये लगातार मैसेज आया कि नहीं, बाजार पुरानी व्यवस्था से 4 बजे तक ही खुलना चाहिए। हमने ये माना कि सोशल मीडिया पे आदमी बहुत इंस्टेंट जवाब देता है, तो हमने सभी व्यापारियों से और व्यापारी संगठनों से ये कहा कि आप लोग लिखित इसमें ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दें और जिसमें आप क्लियर तौर पर लिखें कि व्यापारी क्या चाहता है, क्या वो यही चाहता है कि वो 4 बजे तक खुले या 7 बजे तक खुले। सर ये सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा स्टेप हैगा, इसको चाहे यूनियन गलत मान रही है पर ये अच्छी चीज़ हैगी। आप इस मान के चलो, हमारे पास पहले 4 घंटे का टाइम था, तो हम 4000 लोग 4 घंटे में आ रहे थे।
और वही टाइम बढ़ के 6 घंटे हुआ, वो 4000 लोग 6 घंटे में आ रहे हैं। तो टाइम स्प्लिट होने से भीड़ कम होती है, ना कि भीड़ बढ़ेगी। जितना टाइम बढ़ेगा उतना हम अलग अलग छिन के आएंगे, उतना सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें फॉलो ज़्यादा बढ़िया होंगी। धीरे धीरे अगर लगातार खुलेगा तो कस्टमर आएगा। फिलहाल तो बाहर का कस्टमर है नहीं, टूरिस्ट नहीं है, और जिससे टूरिस्ट सुविधाएं होती हैं, हर तरह हर आदमी को काम मिलता है। बसें बंद हैं, विक्रम बंद हैं, कोई पब्लिक नहीं आ रही है, इसलिए ज़रा रोजगार में ही फर्क पड़ रखा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बाजार में डिमांड न मिलने की वजह से देहरादून के इंडस्ट्रियल एरियाज में स्थित इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लेबर के अपने घरों को लौट जाने के बाद औद्योगिक कंपनियों को श्रमिकों की कमी भी खलने लगी है। बता दें कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने के बाद कई रियायतों के साथ उद्योगों को प्रोडक्शन की परमिशन मिलने के बाद पटेल नगर, मोइबेवाड़ा, सेला कोई औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकांश कंपनियां खुल गई थी, लेकिन इसमें प्रोडक्शन 30 से 40% तक ही हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, शूज, पेन, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें तो 15 से 25% ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश आदि बड़े शहरों के बाजारों में इन कंपनियों को डिमांड नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से उत्पादित माल की खपत नहीं हो पा रही। ये तो अच्छी बात है कि परमिशन मिल गई ऑपरेट करने के लिए। एटलीस्ट जो अप्रैल जो हमारा बिल्कुल ज़ीरो रेवेन्यू था, वो हम कुछ काम कर पा रहे हैं, वर्कर्स काम कर पा रहे हैं, दे आर बैक टू वर्क। बट परेशानी ये है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है। जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है वो हम आगे भेज नहीं पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट अभी तक खुला नहीं है। पेमेंट के बड़े इशूज़ हैं, कहीं से भी हमारे कस्टमर्स के यहाँ से पेमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ की कमी है, उनके अकाउंट सेक्शन में कमी है, बिल्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा ब्लीक सा लग रहा है इस समय सिचुएशन। फ्यूचर का भी कुछ मालूम नहीं क्या होगा। जो हम अभी कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लास्ट सेल हमारी जो भी हुई थी वो मार्च के महीने में हुई थी, थोड़ी बहुत होगी। इकोनॉमिक डाउन टर्न तो हम लोग अक्टूबर से फेस कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को सैलरीज तो दी हैं, हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है, तो हमारे को हम लोगों ने किसी तरह से करके हमने हमारे लिए वो परिवार जैसे हैं, छोटा सा परिवार है हमारा। अभी इससे आगे देने में हमारी ये नहीं समझ आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जो हमने जून में तनख्वाह देनी है उसके लिए हमें क्या बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से पैसा हमारे पास फरवरी एंड के बाद से एक पैसे की रेमिटेंस नहीं आई है, और हमको नहीं समझ आ सकता कि हम कब तक अपने पैसों से काम करते रहेंगे। तो उसको पटरी पे लाने में समय तो लगेगा। अब जैसे अगर देखें, छोटे उद्योगों के सामने इस टाइम रॉ मटेरियल की दिक्कत है, लिक्विडिटी की दिक्कत है, मार्केट की दिक्कत है। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और मीडियम एंटरप्राइजेस या लार्ज इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें ओवरऑल कंटेक्स्ट स्टेट के, तो वहाँ पे लेबर की बड़ी शॉर्टेज इस टाइम है। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत समय से काम कर रही हैं, उनके तो ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ थोड़ा बहुत लेबर की उतनी दिक्कत नहीं है, पर जो थोड़ा सा बड़ी इंडस्ट्रीज़ या मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे लेबर की इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो धीरे धीरे किस तरीके से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स
सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। रॉ मटेरियल कैसे लाएं, कैसे माल को तैयार करके बाहर भेजें, उसके बाद पैसा बाजार से वापस नहीं आ रहा है, जो पहले से फंसा हुआ है वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, तो लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़बरदस्त है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।